अभी जो कवर किया इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट ऑफ फार्मिंग सिस्टम, फिर उसके बाद लाइवस्टॉक फिश इंटीग्रेशन, उसमें डिफरेंट कॉम्बिनेशन परमिटेशन हमने देखा। सो नाउ लास्ट पार्ट, बायोगैस प्लांट, फार्म एंड मैन्यूर एंड वर्मी कंपोस्ट। सो नाउ डंग। तो डंग इतना प्रायोरिटी क्यों है? बिकॉज एनी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन विथ लाइवस्टॉक, द डंग इज द वेस्ट, वी कॉल इट एज अ वेस्ट, but when that waste becomes input to the other system, it becomes a diamond. It is as simple as that. अभी तक उसको हम लोग वेस्ट मान के चलते थे, which we generally call as a unusable commodity. Anything we call it as a waste, it's an unusable commodity. But इसको when you make it useful, then it becomes a additional advantage. ठीक है? So when you say waste, which includes dung, leftover feed and fodder, bedding material, everything. Okay. So but now we are more concentrating on फार्म एंड मैन्यूर विच इंक्लूड डंग, लेफ्टओवर फीड एंड बेडिंग मैटेरियल। ठीक है, पूरा मिला के जब हम लोग करते हैं उसी को हम लोग FYM कहते हैं। जो भी आपका दिख रहा है तो इसको हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं। वन इज एज ए फ्रेश डंग। ठीक है, आप स्ट्रेट अवे यू कैन पुट इट डायरेक्टली टू द एग्रीकल्चर फार्म। अदरवाइज उसी डंग को एक जगह में रख दीजिए, अलो इट टू कंपोस्ट नेचुरली, विच यू कॉल्ड एज ए कंपोस्टिंग। अगर आप उसके साथ वर्म्स डाल देंगे, कोई भी एडिशनल इंटरवेंशन किए जैसे अर्थवर्म डालेंगे, देन यू बिकम वर्मी कंपोस्टिंग। अगर उसके साथ और कोई कल्चर डालेंगे देन इट बिकम बायो फर्टिलाइजेशन। तो यू कैन मेक एनरिचमेंट ऑफ दिस फार्म एंड मैन्यूर बाय एडिंग और बाय इंटरवेनिंग डिफरेंट वेज एंड मीन्स। उससे क्या होगा, जो फ्रेश डंग आप डायरेक्टली एग्रीकल्चर फार्म में डालेंगे, देयर आर सो मेनी डिसएडवांटेजेस। जितना उसके अंदर NPK वैल्यू है उतना एडवांटेज आपको मिलेगा नहीं विथ रेस्पेक्ट टू पर केजी फ्रेश डंग विच यू पुट इट। वही एक जगह में डाल देंगे, अलो इट टू कंपोस्ट, क्या होगा, सो उसका NPK वैल्यू बढ़ जाता है, उसका क्वांटिटी कम हो जाता है, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ हो जाता है, और आपको कम क्वांटिटी होने के कारण यू कैन वेरी वेल ट्रांसपोर्ट इट। अदरवाइज फ्रेश डंग करने में इट्स ए बल्की, ठीक है। अदरवाइज यू कैन थिंक ऑफ एडिशनल अनदर इंटरवेंशन। आप डंग को वर्मी कंपोस्ट और बायो फर्टिलाइजर बनाने से पहले और एक चीज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बायोगैस प्रोडक्शन। वही डंग को आपने बीच में एक बायोगैस और डाइजेस्टर आपने डाल दिया, व्हाट यू विल डू, फ्रेश डंग विल डाइवर्ट इनटू द डाइजेस्टर, सो यू विल प्रोड्यूस द एडिशनल गैस मीथेन एंड द आउटपुट जो स्लरी आएगा फर्दर विल अगेन यूज इट एज ए फार्म मैन्यूर। ठीक है, एक एडिशनल इंटरवेंशन आपको होगा। इससे क्या होगा, आपका जो भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होगा इट बिकम्स मोर ऑफ इकोनॉमिकल वे। ठीक है, एडिशनल इनकम मिलता जाएगा। यदि से FYM फार्म एंड मैन्यूर, इससे NPK वैल्यू आप देखेंगे, सो विद द एडिशनल इंटरवेंशन उसके NPK वैल्यू बढ़ता जाएगा। खास तौर से नाइट्रोजन विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन एनी ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ओके, वन इज जस्ट लाइक पुटिंग डंग इन द ओपन एरिया। ठीक है, ये आपको इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक जगह में डाल दिया, अलो इट टू कंपोस्ट नेचुरली। ठीक है ना, बट उसको वर्म्स डाल के वर्मी कंपोस्टिंग कर दिया और इसको जैसे मेन्यू कंपोस्ट मैन्यूर, ठीक है ना, वर्मी कंपोस्ट जैसे उसको आप एज ए कमर्शियल बेच सकते हैं। बट इसमें क्या है, ओनली सिंगल इंटरेशन, तो इसमें एडिशनल इनकम बढ़ गया, बट इट हैज नॉट बिकम एन एडिशनल एसोसिएशन, बिकॉज आवर मेन मोटो है पूरा कोर्स में एसोसिएशन। ठीक है, दिस फ्रेश डंग by adding worms, ठीक है, it will help in lessening the time, composting time कम करेगा वर्म डालने से, और NPK वैल्यू बढ़ाएगा, बट इससे इंटीग्रेशन नहीं हुआ। ठीक है, बट वही चीज आप वर्मी कंपोस्ट बेड बनाएंगे, यू गेटिंग माय पॉइंट। सो दीज आर द वर्मी कंपोस्ट बेड्स विच इज ए नॉर्मल प्रोसेस, इट्स रिक्वायर्स एडिशनल वाटर। ठीक है, क्योंकि वेट रहेगा तभी अर्थवर्म्स रहेंगे, बट उसी के बगल में, क्योंकि जब पानी कभी कभी एक्सेस हो जाएगा, रेन हो जाएगा, उससे वाटर कंटेंट लीच आउट होता है, बाहर निकलता है, उसके साथ आपने एक एडिशनल क्रॉप डाल दिया, सो दैट इज एन एसोसिएशन। नाउ द न्यूट्रिएंट्स व्हिच वाज कमिंग आउट ऑफ दिस वर्मी कंपोस्ट बेड व्हिच वाज कंसिडर्ड टू बी ए वेस्टेज, क्योंकि आपने उसको हार्वेस्ट किया नहीं, बट उसी के बगल में आपने क्रॉप डाल दिया। सो नाउ यू कैन सी इधर यू कैन पुट सम क्रीपर्स, जनरली लोग की जो भी डाल सकते हैं, और साथ साथ में अगर आप एडिशनल इंटरवेंशन, इफ यू पुट ए पोल एंड इफ यू मेक ए सम टाइप ऑफ रूफिंग स्ट्रक्चर, वो क्रीपर इसके ऊपर कवर कर दिया, तो हम लोग जो अर्थवर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर बेडिंग मटेरियल डाला,
बिकॉज अदरवाइज क्या है, और वर्मी कंपोस्टिंग के लिए आपको देयर शुड बी कवर्ड एरिया, शैडो होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर में अर्थवर्म्स डेथ हो जाता है, इसलिए जहां भी वर्मी कंपोस्ट बेड होगा तो देयर विल बी कवर्ड एरिया। सो नाउ एडिशनल क्रॉप्स आपने डाला है इसमें, साथ साथ में इफ यू मेक फर्दर इंटरवेंशन बाय पुटिंग ए पोल्स एंड मेकिंग ए सम अरेंजमेंट फॉर द कवरेज, तो उससे क्रीपर तो बायोमास तो बढ़ेगा बढ़ेगा, एट द सेम टाइम इट विल प्रोटेक्ट दिस टाइप ऑफ वर्मी कंपोस्ट बेड्स जो एडिशनली आपको डालना पड़ता था, वो चीज आपका जरूरत नहीं पड़ती। सो नाउ अगेन देयर इज एन एसोसिएशन, विन विन सिचुएशन, वन कैन थिंक ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ डंग ड्रायर। अल्टीमेटली हमारे लिए दिस डंग शुड बी यूटिलाइज्ड इन ए बेस्ट वे, बिकॉज this is going to be good input for whether it's a agriculture integration or fish integration or horticulture integration, because for any other agriculture farming system dung is the prerequisite, वहीं से शुरुआत होता है। तो इस केस में क्या एडवांटेज है, when you separate the dung, तो ये पार्ट होगा slurry, it be highly nutrient and it is easy to put it in the agriculture field. So now if we want to make additional intervention, so that comes biogas plants. Okay, so nowadays it has become more popular and it is going to be an advantage, particularly where there is a more demand for the electricity. ठीक है, जहाँ कमर्शियल का इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा वैल्यू है, वहाँ आपका बायोगैस प्लांट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आता है। So now what is biogas plants? These are the devices, okay, which is generally used for the anaerobic digestion, which will help in converting these waste into some output, so that is in the form of gas production. Okay, so different models hai, I'm not going in detail, but broadly it is said that one is floating method of biogas plants, another is fixed dome shape. ठीक है, जो लेफ्ट साइड में जो है आपका, सो दैट इज अ फ्लोटिंग ड्रम टाइप, जिसमें एक मेटल का ड्रम होगा, सो एज एंड व्हेन गैस रिलीजेस फ्रॉम द एनारोबिक डाइजेशन, दैट सिलेंडर or the drum, it comes up, okay, as and when there is accumulation of gas, that's why it's called floating drum. Another is fixed type. Okay, so these are the conventional two type of biogas plants. I'll show you the help of diagrams. You can see the right side, this is a dome shape or fixed dome shape. Left side में floating drum shape. इसमें क्या होता है, रस्टिंग होने के कारण, earlier these are the common biogas plants. आज भी यही कॉमन है, ट्रस्टिंग की वजह से थोड़ा सा लाइफ कम रहता है, but still they are considered to be more, you can say, efficient, because gas as and when they produces, so it comes up, as and when gas utilized, it goes down, जिसकी वजह से हमेशा there is a pressure is built up in the chamber, so that वो गैस जो आएगा चिमनी के पास, हमेशा वो फ्लेम का स्पीड वो मेंटेन कर। फिक्स डूम में क्या होता है, प्रेशर ना होने के कारण कभी कभी वो धीमे चलता है, इसलिए लोग पसंद नहीं करते। ठीक है, सो दीज आर कन्वेंशनल मेथड, बट अदरवाइज nowadays more advanced form of, you can say, biogas plants are available, even portable biogas plants are also available, और उसके अलावा you can see this is a commercial which is again in India, ठीक है ना। so this type of जियो मेम्ब्रेन्स भी आ रहा है, फ्लोटिंग ड्रम का रिप्लेसमेंट, मतलब जिस ड्रम के जगह में what they do, they use this type of जियो मेम्ब्रेन्स, और उसमें गैस कलेक्ट होगा, तो जिसकी वजह से प्रेशर भी बिल्टअप रहेगा, एंड दे यूज इट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। सो नाउअडेज इट हैज बिकम कॉमन। What they do, so when we get the gas from the biogas digester, generally we get methane, carbon dioxide mainly. तो मीथेन का हमारा रिक्वायरमेंट रहता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। सो देयर आर सम सेपरेटर्स बाय विच दे सेपरेट द कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन. मीथेन इज यूज्ड फॉर द combustion purpose only, but carbon dioxide generally they use for the hospitals as a industrial use. Okay. So this is altogether about the biogas plants and farmyard manure and vermi compost. This one. So now what is vermi compost? Because this one more terminology they have introduced. So, if you apply dung directly into the agriculture field, naturally the mineral value will not be that much. Okay. So that's why people go for the compost. And in then composting, of course, there is the enrichment of NPK value. But that enrichment of that NPK through composting, normal composting, either through static method or windrow method,
it takes almost 1 year, which is very conventional, which generally followed in the rural area. But to harvest in a better way, okay, Government of India introduced biogas plants. Not for that, at that time, that their intention was not to reduce the methane, in introduction to the environment, but it is harvesting of methane for the cooking purpose. But indirectly, it helped in the both way. But there is one more concept, vermicomposting. Why this was introduced? Because the process of composting can be enhanced by introduction of earthworms. So thereby, that process hastens. It increases the speed of composting. Because nowadays, everything we want quick like that. So here, by introduction of worms, that NPK value almost increased by 3 times. 3 times, okay? So this is called vermicomposting. The most common earthworms used are Yersinia foetida. This particular that earthworm is almost popular throughout the world. The major disadvantage with this earthworm was it is what you can say, it's not cold resistant. During the extreme winter, these worms used to die. So that's why even IVR has also worked on these worms, and with the continuous breeding. Okay, so they developed one strain, that's Jayagopal. It is by the another varieties you can see here in the previous slide. One is Yersinia foetida. This is very common, but this will not survive in the extreme temperature even during summer as well as during the winter. That's why if you see vermicompost, wetting is always required, not for the dung but for the earthworms. Okay, but IVRA has developed by using this third earthworm. You can see in this slide, Pirionox. Okay, this by using this one by continuous methodological breeding. Okay, so they have developed this worm Jayagopal, which is resistant to the both extreme temperature. Okay, it can survive both in the low temperature, also high temperature. You can see that high tolerant up to 46 degrees centigrade, and also it can survive in the low temperature. So this was Jayagopal. Okay.